सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस चीजें आप जितना ज्यादा शॉर्ट तरीके से नोट करिएगा खुद से, आप कम टाइम में बहुत सारा जब रिविजन करिएगा तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी गाइस। तो प्लीज आप लोग नोट जरूर बनाइए, खुद से नोट बनाइए, शॉर्ट तरीके से नोट बनाइए और उसको रिवीजन करिए। तो चलिए गाइस, इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है गाइस कि केंद्रक का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि केंद्रक का जो अध्ययन होता है यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है मेमोलॉजी, ऑप्शन बी कैरियोलॉजी, ऑप्शन सी एंटेमोलॉजी या ऑप्शन डी मायोलॉजी। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। केंद्रक का जो अध्ययन कहलाता है वो कैरियोलॉजी कहलाता है, ये केंद्रक का अध्ययन होता है। और यहाँ से एक प्रश्न रहता है ये गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब आपको यही पूछेगा कि केंद्रक में क्या क्या होता है, यानी कि निम्नलिखित में से क्या जो केंद्रक में पाया जाता है या क्या नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये नोट करना है कि केंद्रक में होता क्या है, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि केंद्रक में क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर बात करें केंद्रक में होता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है केंद्रक झिल्ली, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक झिल्ली कहाँ होता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक झिल्ली जो होता है ये केंद्रक में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा आपको ये याद रखना है, केंद्रक झिल्ली के बाद होता है केंद्रक द्रव्य, ये कहाँ होता है गाइस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको याद रखना है केंद्रक द्रव्य, ये भी कहाँ होता है, ये भी केंद्रक में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा आपको क्या याद रखना है गाइस, तो केंद्रक द्रव्य जो है ये कहाँ होता है, तो केंद्रक द्रव्य जो होता है ये केंद्रक में होता है। उसके बाद आपको याद रखना है क्रोमोटीन, क्रोमोटीन भी जो है वो कहाँ पाया जाता है गाइस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्रोमोटीन जो होता है ये भी कहाँ होता है, तो ये भी आपके केंद्रक में होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो क्रोमोटीन और दूसरा आपको ये याद रखना है, यानी कि टोटल 4 पॉइंट याद रखना है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है केंद्रिका, केंद्रिका भी कहाँ होता है गाइस, तो ये आपके न्यूक्लियस में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो है टोटल आपको 3-4 चीज जो है याद रखना है कि केंद्रक में होता क्या क्या है। तो पहला आपको याद रखना है केंद्रक झिल्ली, दूसरा आपको याद रखना है केंद्रक द्रव, तीसरा आपको याद रखना है गाइस क्रोमोटीन, और चौथा आपको याद रखना है कि केंद्रिका। ये चारों जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये केंद्रक में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब मेमोलॉजी, मेमोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन मेमोलॉजी कहलाता है। सो गाइस, आपको याद रखना है कि स्तनधारियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो मेमोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेमोलॉजी क्या कहलाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसमें क्या होता है गाइस, इसमें स्तनधारियों का अध्ययन होता है, ठीक है। तो स्तनधारियों का अध्ययन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा कि स्तनधारियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो मेमोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कैरियोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एंटोमोलॉजी, एंटेमोलॉजी में क्या होता है गाइस, तो एंटेमोलॉजी में जो होता है वो कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो कीटों का जो अध्ययन कहलाता है ये क्या कहलाता है, तो कीटों का अध्ययन जो कहलाता है वो एंटेमोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कीटों का अध्ययन होता है एंटेमोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद मायोलॉजी, मायोलॉजी में जो है क्या किसका अध्ययन होता है, पेशियों, पेशियों का जो अध्ययन होता है गाइस ये क्या कहलाता है, तो पेशियों का जो अध्ययन होता है ये मायोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा गाइस कि मेमोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, स्तनधारियों का अध्ययन कहलाता है। एंटेमोलॉजी जो है ये क्या कहलाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, कीटों का अध्ययन। और मायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है गाइस, तो ये पेशियों का अध्ययन होता है। यहाँ से आपको इतना चीज ध्यान रखना है। उसके बाद जो है वो केंद्रक में क्या क्या होता है, तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, क्रोमोटीन और केंद्रिका जो होता है ये आपकी केंद्रक में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप इतना चीजों को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में निम्नलिखित में से कौन बदलता है। तो आपको बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो निम्नलिखित में से कौन बदलता है। तो आपके ऑप्शन है सोलर सेल, ऑप्शन बी विद्युत सेल, ऑप्शन सी विद्युत मोटर या ऑप्शन डी डायनेमो। डायनेमो आप याद रखिएगा, डायनेमो किसे कहते हैं, यानी कि जनरेटर, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का जनरेटर ही होता है। तो यहाँ से अब आपको बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डायनेमो जो है ये आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिवाइज प्रश्न है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऊर्जा किस में बदलता है, इसे आपको नोट करिएगा। अब बात करते हैं सोलर सेल। सोलर सेल जो है ये क्या करता है गाइस,
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा ऊर्जा में कौन बदलता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो सोलर में जो हम लगाते हैं तो ये हमें कहाँ से मिलता है रोशनी गाइस, तो ये आप सभी को पता होगा कि सूर्य से मिलता है। तो ये क्या करता है, यानी कि जो सूर्य वाला जो रोशनी होता है इसको किस में बदलता है, तो सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये सोलर बदलता है, ठीक है, सोलर सेल। तो ये आपको याद रखना है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे जो है ना ये सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न गाइस। तो इन सारी चीजों को मैं क्लियर आउट कर रही हूँ, तो आप भी इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को क्या करता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ये सोलर सेल का काम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है ये क्या करता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर विद्युत मोटर की बात करें तो इसका काम क्या है, ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा, ये इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो ये क्या करता है गाइस, ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो बदलता है। और विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो इस सबको नोट कर लीजिएगा। ये क्या करता है गाइस, ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद आप बात करते हैं विद्युत सेल की गाइस। विद्युत सेल जो है ये क्या करता है, तो अगर अब विद्युत सेल की बात करते हैं कि इसमें जो है ये क्या होता है, तो बताइए, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए कि विद्युत सेल में जो है ये क्या विद्युत सेल में क्या होता है। सो गाइस ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो इसका क्या क्या होता है गाइस, विद्युत सेल का ये क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा जो होती है, रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम किसका है गाइस, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत सेल का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि विद्युत सोलर का क्या काम है गाइस, और विद्युत मोटर का क्या काम है, और विद्युत सेल का क्या काम है, और डायनेमो का क्या काम है, ठीक है। तो कौन किस ऊर्जा में बदलता है, इस सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा गाइस, इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों के अपक्षयन से इनमें से किस मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि जो ग्रेनाइट और जो नीच चट्टान जो होती है इसका जो अपक्षयन होता है, तो इस अपक्षयन के कारण किन कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी का, ऑप्शन बी पीली मिट्टी का, ऑप्शन सी काली मिट्टी का, या ऑप्शन डी लाल मिट्टी का। तो क्या इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों के अपक्षयन से जो है वो किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो ये लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे ज्यादा ये कहाँ पे मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण उस क्षेत्र में होता है यहाँ जहाँ आपको अत्यधिक गर्मी पड़ती हो, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है ये कहाँ होता है, तो जहाँ आपको ध्यान रखना है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहां ये मिट्टी मिलेगी, या फिर आपको ध्यान रखना है कि जहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ेगी वहां ये मिट्टी आपको मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसके निर्माण से रिलेटेड जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि अत्यधिक गर्मी जहाँ पे पड़ेगी यहाँ पे ही ये मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, आपको ये याद रखना है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए यहाँ पे, 200 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा होगी ये आपको ध्यान रखना है कि ये मिट्टी भी वहीं मिलेगी, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। उसके बाद बात करते हैं गाइस, लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है गाइस, चूने की कमी होती है। तो दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि ये इसमें क्या होती है गाइस, तो ये चूने की कमी होती है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो है चूने की कमी के कारण जो है ये मिट्टी क्या होता है गाइस, तो चूने की कमी होती है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये चूने की कमी होने की वजह से ये जो मिट्टी होती है ये अम्लीय होती है, ठीक है। चूने की कमी होने की वजह से ये मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। उसका आपको याद रखना है कि लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मखमली मिट्टी के नाम से भी इस मिट्टी को जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से मखमली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मखमली मिट्टी को जो है, लेटेराइट मिट्टी को ही मखमली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि इस मिट्टी में जो है कौन कौन सी फसल जो है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। अगर इस मिट्टी में जो है जो फसल सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है वो आपको याद रखना है, चाय। चाय के लिए जो है ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपयुक्त है।
उसका आपको याद रखना है काजू, काजू के लिए भी जो है ये लेटेराइट मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है इलायची, इलायची के लिए भी जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए भी जो है ये लेटेराइट मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस फसल के लिए उपयुक्त है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि काजू के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो ये सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इस मिट्टी का अगर हम विस्तार की बात करें कि इस मिट्टी का जो है वो विस्तार कहाँ-कहाँ है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो है ये मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु। उसके बाद आपको याद रखना है केरल, ये मिट्टी जो है इस मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो केरल में भी इस मिट्टी का विस्तार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा आपको याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है केरल और तीसरा आपको याद रखना है कर्नाटक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये मिट्टी कहाँ-कहाँ पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इतना चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि उस काल को क्या कहा जाता है जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि आपको बताना है कि उस काल को क्या कहा जाता है जिस काल की लिपि को अब तक नहीं पढ़ा गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी आद ऐतिहासिक काल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिसकी लिपि को यानी कि जिस काल की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको जो है अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है कि इसे धातु काल के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि आदि ऐतिहासिक को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है कि धातु काल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आदि ऐतिहासिक काल से है ना आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है, जिसमें सबसे पहले आपको याद रखना है गाइस कि हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति की जो गणना की जाती है वो किसमें की जाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति की जो गणना की जाती है वो आदि ऐतिहासिक में की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैदिक संस्कृति की जो गणना होती है वो किसमें होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो वैदिक हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की जो गणना होती है वो किसमें होती है, ये आदि ऐतिहासिक काल में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है गाइस कि इसमें जो है मानव ने खेती करना जो शुरू किया था, मानव के द्वारा जो खेती करना जो स्टार्ट हुआ था वो किसमें हुआ था, तो मानव के द्वारा जो है वो खेती करना जो शुरू हुआ था वो किसमें हुआ था, तो आदि ऐतिहासिक काल में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मानव के द्वारा खेती करना शुरू किया गया था वो किसमें किया गया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आदि ऐतिहासिक काल में किया गया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है गाइस कि इसमें जो है अस्थाई बस्तियों का निर्माण जो हुआ था वो किसमें हुआ था, तो ये भी आदि ऐतिहासिक काल में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अस्थाई बस्तियों का निर्माण जो हुआ था वो किसमें हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अस्थाई बस्तियों का निर्माण जो हुआ था ये किसमें हुआ था, तो अस्थाई बस्तियों का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था किसमें, आदि ऐतिहासिक काल में। तो आदि ऐतिहासिक काल से आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है कि इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। दूसरा, इसे धातु काल के भी नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की गणना होती है जो कि आदि ऐतिहासिक काल में होती है। चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मानव ने खेती करना शुरू किया था जो कि आदि ऐतिहासिक में किया था, और अस्थाई बस्तियों का निर्माण हुआ था वो किसमें हुआ था, ये भी आदि ऐतिहासिक काल में हुआ था। तो यहाँ से आपको इतना चीज नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। तो आपको बताना है कि क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है ये कितनी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 85 से 600 किलोमीटर, ऑप्शन बी 50 से 85 किलोमीटर, ऑप्शन सी 50 किलोमीटर या ऑप्शन डी 10 से 13 किलोमीटर। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है औसत ये कितनी है, तो 10 से 13 किलोमीटर जो है ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि वायुमंडल को जो है वो कितनी परत में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम वायुमंडल की बात करें तो इसे जो है वायुमंडल की कितनी परत है गाइस, तो वायुमंडल की जो है वो टोटल कितनी परत है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो वायुमंडल की जो है वो टोटल 5 परत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वायुमंडल की टोटल कितनी परत है, तो टोटल 5 परत है, जिसमें से पहला आपको दिया हुआ है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है यानी कि पहला आपको जो दिया है वो कौन सा दिया है, तो पहला आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल जो कि पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है वो कौन सी होती है, तो सबसे निचली परत जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला आपको याद रखना है क्षोभ मंडल। उसका दूसरा आपको दिया हुआ है स्ट्रेटोस्फीयर, इसका मतलब होता है समताप मंडल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो समताप मंडल, तो आपकी जो है क्षोभ मंडल के ऊपर जो है ये कौन सी होती है, तो समताप मंडल जो होती है ये क्षोभ मंडल की ऊपरी परत होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका मेसोस्फीयर ये कौन सा होता है, ये मध्य मंडल होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा होता है गाइस,
तो ये आपका मध्य मंडल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो उसके बाद अगर बात करें जो चौथा है जो कि है आपका, यहाँ पे जो है चौथा परत जो है ये कौन सा है गाइस, तो यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो चौथा परत जो है ये आपका कौन सा है, तो ये है तापमंडल, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो टोटल जो है ये 5 परत होती है, जिसमें से आपको याद रखना है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और आखिरी जो परत है वो आपका है ब्रह्मंडल, ठीक है। तो आखिरी जो है ये आपका कौन सा मंडल है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका ब्रह्मंडल है। तो ये टोटल 5 परत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्षोभ मंडल की जो है वो औसत ऊंचाई कितनी है गाइस, तो क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है ये आपको ध्यान रखना है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है ये 10 से आपको बता दें 13 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्षोभ मंडल की है। उसके बाद अगर हम बात करें 50 किलोमीटर जो है ये किसका है, तो ये आपको ध्यान रखना है समताप मंडल का। समताप मंडल का जो है ये कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि समताप मंडल की जो औसत ऊंचाई है, समताप मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो कितना है, तो ये 50 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर 50 से 85 किलोमीटर की बात करें, तो 50 से 85 किलोमीटर जो है ये किसकी औसत ऊंचाई है, तो ये है मध्य मंडल की। मध्य मंडल की जो है औसत ऊंचाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो मध्य मंडल की जो है ये औसत ऊंचाई जो है ये कितना है, 50 से 85 किलोमीटर। उसके बाद आपको याद रखना है तापमंडल। तापमंडल की जो है वो औसत ऊंचाई कितनी है गाइस, तो तापमंडल की जो है वो औसत ऊंचाई 85 से लेकर के 600 किलोमीटर है। तो ये टोटल आपका 4 पृथ्वी का हो गया, जिसमें आपको याद रखना है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और एक आपको याद रखना है ब्रह्मंडल, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से अधिक होती है। उसका आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल में क्या होता है गाइस, तो मौसम से संबंधित जितनी भी घटना होती है वो किस में होती है, आपको ध्यान रखना है। तो मौसम से संबंधित जितनी भी घटना होती है क्षोभ मंडल में होती है। मौसम से संबंधित जैसे कि आपको ध्यान रखना है, मौसम से संबंधित घटना जो होगी ये किस में होगी, तो मौसम से संबंधित घटना जो है ये क्षोभ मंडल में, जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि वर्षा हो गया, ओला हो गया, ये सब चीज जो है ये किस में होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो जैसे कि मौसम से संबंधित जैसे कि वर्षा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ओला हो गया, ये सब किसमें हो गया, ओला हो गया, कोहरा हो गया, ये सब किसमें होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ओला हो गया। या फिर अगर कोहरा हो गया तो ये सब किसमें होता है, तो ये सब होता है क्षोभ मंडल में। यानी कि तूफान हो गया, आंधी हो गया, ये सब मौसम से संबंधित जितनी भी घटना होगी ये सब किसमें होगी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। समताप मंडल में जो है यहाँ समान ताप की वजह से जो है वायुयान वगैरह जो है उड़ते हैं, ये किसमें उड़ते हैं, तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि समताप मंडल में क्या होता है गाइस, तो वायुयान वगैरह जो उड़ते हैं ये आपको ध्यान रखना है। वायुयान वगैरह जो उड़ते हैं वो किस में उड़ते हैं, तो वायुयान वगैरह जो उड़ते हैं ये समताप मंडल में उड़ते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इतना चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि नागालैंड का सरहुल त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि नागालैंड का जो सरहुल त्योहार है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोडो जनजाति के द्वारा, ऑप्शन बी भील जनजाति के द्वारा, ऑप्शन सी एओ जनजाति के द्वारा, या ऑप्शन डी मुंडा जनजाति के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नागालैंड का जो सरहुल त्योहार है वो किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और ये जो त्योहार मनाई जाती है कब मनाई जाती है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो त्योहार मनाई जाती है ये कब मनाई जाती है, वसंत ऋतु में जो है ये त्योहार मनाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सरहुल त्योहार जो है ये कब मनाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि सरहुल त्योहार जो है ये वसंत ऋतु में मनाई जाती है। सबसे पहला आपको ये याद रखना है। इसमें आपको यही याद रखना है कि ये मुंडा जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। और ये कब मनाई जाती है, तो ये वसंत ऋतु में मनाई जाती है, जो कि ये प्रकृति की पूजा का प्रतीक है, ठीक है। ये प्रकृति की पूजा का प्रतीक है, जिसमें कि मुंडा लोग जो क्या होता है वो अपने गाँव के सारना स्थल पर इकट्ठा होते हैं, सारना स्थल पे इकट्ठा होकर के उसके बाद जो है इसमें पेड़ की पूजा की जाती है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो हम बात करते हैं बोडो जनजाति के द्वारा, बोडो जनजाति के द्वारा जो है वो कौन सी त्योहार मनाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है बैसागु। बैसागु जो है ये किसके द्वारा मनाई जाती है, तो बैसागु त्योहार जो है ये कौन सी जनजाति के द्वारा मनाई जाती है, तो बैसागु त्योहार जो है ये मनाई जाती है बोडो जनजाति के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैसागु त्योहार जो है ये किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है, तो ये बोडो जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। उसका याद रखना ये बैसाखू त्योहार जो ये कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना ये जो त्योहार मनाई जाती है खासकर आपको याद रखना अप्रैल के महीने में। ये कब मनाई जाती है त्योहार गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये अप्रैल के महीने में जो है ये त्योहार मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भील जनजाति के द्वारा। भील जनजाति के द्वारा जो है ये कौन सी त्योहार मनाई जाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर भील जनजाति की बात
भगोरिया त्योहार जो है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि भगोरिया त्योहार जो है ये भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भगोरिया त्योहार जो है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो भगोरिया त्योहार जो है ये भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है। तो जो होली होता है ना, ये होली के पहले सप्ताह में मनाया जाता है ये त्योहार। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कब मनाया जाता है। तो होली के पहले सप्ताह में जो त्योहार मनाया जाता है भील जनजाति के द्वारा, वो कौन सा मनाया जाता है गाइस। तो होली के पहले सप्ताह में जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है भगोरिया त्योहार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सप्ताह में मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एओ जनजाति के द्वारा। एओ जनजाति के द्वारा जो है वो कौन सी त्योहार मनाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिकरेन त्योहार जो है ये किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। तो सिकरेन पहला आपको याद रखना है सिकरेन, और दूसरा आपको याद मोआत्सु। मोआत्सु, ये दो त्योहार जो है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दो त्योहार जो है ये एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दो त्योहार जो है ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है किस जनजाति के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है इसको नोट करिएगा गाइस, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा, इसको इग्नोर नहीं करिएगा गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जनजाति के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो आपके ऑप्शन है बोमडीला दर्रा, ऑप्शन बी दीफू दर्रा, ऑप्शन सी तुजू दर्रा, या ऑप्शन डी यांगयाप दर्रा। तो गाइस अगर बात करें बोमडीला दर्रा की, तो ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा की अगर बात करें गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ये भी अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा की अगर बात करें तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि तुजू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो गैस आपको याद रखना है कि अगर तुजू दर्रा की बात करें, ये दर्रा कहाँ गए, तो मणिपुर। मणिपुर में जो है आपका कौन सा दर्रा है, तो मणिपुर से सिर्फ एक ही दर्रा जो आपको याद रखना है, जो कि है तुजू दर्रा, ये मणिपुर में है। उसके बाद बोमडीला दर्रा से जो है आपको एक पॉइंट याद रखना है कि तिब्बत की जो राजधानी होती है लहासा, ये जो है ये किसको जोड़ती है गाइस, ये अरुणाचल प्रदेश और जो लहासा को जोड़ती है, ये कौन जोड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश और जो लहासा को जो जोड़ता है वो कौन जोड़ता है, तो ये बोमडीला दर्रा जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश को जो जोड़ता है ये कौन सा दर्रा जोड़ता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो लहासा और जो अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है वो कौन जोड़ता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, बोमडीला दर्रा। अगर हम लहासा की बात करें तो लहासा कहाँ है गैस, तो ये आपको याद रखना है कि लहासा जो है कि तिब्बत की राजधानी है, ठीक है। तो लहासा कहाँ है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। तो तिब्बत की जो राजधानी लहासा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा दर्रा जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को, तो ये बोमडीला दर्रा जोड़ता है। तो ये यहाँ से जो है आपको एक पॉइंट जो है ये याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि ब्रह्मपुत्र नदी जो होता है वो किस दर्रे के द्वारा जो है ये प्रवेश करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो होता है ये यांगयाप दर्रा के द्वारा जो है ये प्रवेश करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो किस दर्रा से प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवेश करती है वो यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस दर्रा से प्रवेश करती है गाइस, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम दीफू दर्रा की बात करें तो भारत और म्यांमार के बीच की सीमा पर जो स्थित है वो कौन सा दर्रा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत और म्यांमार की सीमा पर जो स्थित है वो कौन सा दर्रा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत और म्यांमार, ठीक है, भारत और जो म्यांमार है इसकी सीमा पर जो है वो कौन स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दीफू दर्रा, ठीक है। ये सीमा पर स्थित है, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, यानी कि सीमा के बीच में स्थित है, ठीक है, सीमा के बीच में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा दर्रा है गाइस, तो ये है आपका दीफू दर्रा। तो हर दर्रे से आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है वो कौन कौन से दर्रा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडीला दर्रा क्या करता है, ये तिब्बत की जो राजधानी लहासा है उसको अरुणाचल प्रदेश से जो जोड़ता है वो कौन सा दर्रा जोड़ता है, बोमडीला दर्रा। दीफू दर्रा जो है वो भारत और म्यांमार की सीमा के बीच में स्थित है। और यांगयाप दर्रा जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है वो किस दर्रे के द्वारा, तो यांगयाप दर्रे के द्वारा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि थुल्लाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है। तो आपको बताना है कि थुल्लाल नृत्य जो होता है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो किस राज्य में हुई है। तो आपके ऑप्शन है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी केरल में,
ऑप्शन सी मणिपुर में या ऑप्शन डी गुजरात में। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो केरल में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो थुल्लाल नृत्य की उत्पत्ति जो है ये कहाँ हुई है, तो ये केरल में हुई है। उसके बाद बात करते हैं थुल्लाल नृत्य की उत्पत्ति जो है ये इसको विकसित जो है ये किसने किया था। तो अगर बात करते हैं थुल्लाल नृत्य को जो विकसित किया था वो किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कवि नम्बियार जो थे वो किसने ये थुल्लाल नृत्य की जो है उत्पत्ति किसने की थी गाइस, जिसको विकसित किया था जो कि कवि नम्बियार थे गाइस। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस। इस क्वेश्चन से थुल्लाल नृत्य की उत्पत्ति जो वो किस राज्य में हुई या नहीं हुई ये पूछे या ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछेगा गाइस किसकी जो है इस नृत्य को जो है वो विकसित किसने किया था। तो ये आप याद रखना है आपको, कवि कंचन नाम्बियार जो थे, कवि कंचन नाम्बियार, इन्होंने इस नृत्य को विकसित किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, कवि कंचन नाम्बियार इन्होंने ही इस नृत्य को विकसित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर थुल्लाल नृत्य की बात करें तो ये जो है ये कितने प्रकार की होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपको याद रखना है कि थुल्लाल नृत्य जो है ये टोटल कितने प्रकार की होती है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ये 3 प्रकार की नृत्य होती है। ये आपको याद रखना है, ये कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार की अगर बात करें गाइस तो याद रखना है आपको, पहला जो है इसका कौन सा प्रकार है, ओटन। ओटन थुलाल जो है ये किसका प्रकार है, थुलाल नृत्य के। तो पहला आपको याद रखना है ओटन थुलाल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा गाइस। ये टोटल कितने प्रकार की होती है, तो ये टोटल 3 प्रकार की होती है। तो पहला हो गया ओटन थुलाल। दूसरा आपको याद रखना है ओटन के बाद है सिंथल सिंथकन। ठीक है, तो सिंथकन थुलाल जो है ये किस नृत्य का प्रकार है, तो ये थुल्लाल नृत्य का ही है, ये आपको याद रखना है। तो दूसरा हो गया आपका सिंथकन थुल्लाल। और तीसरा जो है, तीसरा आपको कौन सा याद रखना है गाइस, तीसरा हो गया आपका परायण थुलाल। ठीक है, तो तीसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, तीसरा आपको याद रखना है परायण थुलाल। तो ये जो है ये 3 जो है नृत्य किसका है, थुल्लाल नृत्य का जो है वो कितना प्रकार है, 3 प्रकार है। इसको विकसित किसने किया था, तो कवि कंचन नाम्यार ने जो है इसको विकसित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थुल्लाल नृत्य जो है ये किस राज्य का है, ये केरल का है, ये आपको तो याद है। उसके बाद अगर बात करें कि ये मतलब कि और कौन कौन सा नृत्य है जो कि केरल का है, तो कुडियाटम। कुडियाटम जो है ये कहाँ का है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुडियाटम जो है ये भी केरल का है। तो कुडियाटम कहाँ का है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुडियाटम जो है ये भी केरल का है। उसके बाद अगर बात करें कि और कौन सा नृत्य है, ओप्पाना। ओप्पाना जो है ये कहाँ का नृत्य है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ओप्पाना जो है ये भी केरल का है। गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट सब लिखवा रही, प्लीज ये सबको नोट जरूर करिएगा। तो ओप्पाना नृत्य जो है कहाँ का है, ये भी केरल का। और उसके बाद अगर बात करें गाइस थेयम, थेयम नृत्य जो है ये कहाँ का है, तो थेयम जो है ये भी केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है। थेयम कहाँ का है, तो थेयम भी केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इतना चीजों को आप नोट कर लीजिएगा गाइस कि इसकी थुल्लाल नृत्य की उत्पत्ति का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और केरल में और कौन कौन से नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है। तो आपको बताना है कि भारत के पश्चिमी तट पर जो है वो कौन सा बंदरगाह है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन सी कोचीन बंदरगाह या ऑप्शन डी हल्दिया बंदरगाह। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत के पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह जो है ये भारत के पश्चिमी तट पर है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर और कौन कौन से बंदरगाह है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कांडला बंदरगाह। ठीक है, ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ये कांडला बंदरगाह जो है ये सबसे पहले अगर याद रखना है कि ये कहाँ स्थित है, तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये गुजरात में स्थित है। और ये कौन है, ये भारत का पश्चिमी तट है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि जो है अगर हम भारत के नक्शे की बात करें गाइस, तो अगर हम भारत की नक्शे की बात करते हैं तो अगर ये भारत के नक्शे की बात करें तो गुजरात आपका यहाँ पे पड़ता है और इस साइड जो है ये आपका वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है ये कौन सा मिलेगा आपको गाइस, ये पश्चिमी तट का हिस्सा है जो कि कांडला बंदरगाह हो गया। उसके बाद और बात करते हैं कि कौन कौन सा है जो कि पश्चिमी तट का है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो है ये भी कहाँ का है, तो ये भी पश्चिमी का है, ये आपको ध्यान रखना है। मुंबई बंदरगाह जो है ये भी पश्चिमी तट का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किधर का है गाइस, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये भी पश्चिमी तट का है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह भी जो है ये कहाँ का है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर कोच्चि बंदरगाह की भी बात करें तो ये भी पश्चिमी तट का हिस्सा है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 3 बंदरगाह जो है ये आपको याद रखना है। पहला कांडला बंदरगाह, दूसरा मुंबई बंदरगाह, तीसरा जो है आपका जो है ये है कोच्चि बंदरगाह, और चौथा जो है आपका कौन सा हो गया, चौथा जो है ये आपको याद रखना है मुरगामो मुरमागो जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको याद रखना है ये भी जो है ये कहाँ का है, तो मुरमागो जो है बंदरगाह ये कहाँ का है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी पश्चिमी तट का है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद बात करते हैं कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह जो है ये कहाँ का है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूर्वी तट का बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ का है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ये पूर्वी तट का बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह, इसकी अगर बात करें तो ये भी पूर्वी तट का है, ठीक है। तो ये कहाँ का है गाइस, ये भी आपको याद रखना है कि ये पूर्वी तट का बंदरगाह है। उसके बाद कोचीन बंदरगाह की बात करें तो ये आपके किस तट का है, तो गाइस आपको याद रखना है कि दक्षिणी तट का जो बंदरगाह है वो कौन सा है गाइस, ये आपको याद रखना है। तो दक्षिणी तट का जो बंदरगाह है वो कोशीन बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो है आपको इतना पॉइंट नोट कर लेना है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हुगली जो नदी पर है वो कौन सा बंदरगाह स्थित है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न गाइस, याद रखिएगा। तो हुगली नदी पर जो स्थित है ये आपको याद रखना है, ये कौन सा बंदरगाह है, तो हुगली नदी पर जो स्थित है ये हल्दिया बंदरगाह है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हल्दिया बंदरगाह जो ये कहाँ पर स्थित है, तो हुगली नदी पर स्थित कौन सा बंदरगाह है, तो आपको याद रखना है कि हुगली नदी पर जो स्थित है वो हमारा हल्दिया बंदरगाह है, जो कि हुगली नदी पर स्थित है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी वीणा या ऑप्शन डी सितार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है ये आपका वीणा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नवीन वाद्य यंत्र की बात करें कि सबसे नवीन वाद्य यंत्र कौन सा है guys, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे नवीन वाद्य यंत्र जो है, अगर प्राचीन पूछेगा तो गाइस इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ से प्रश्न बनता ही है कि नवीन भी आपसे पूछेगा, तो आपको याद रखना है कि सबसे नवीनतम वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है guys, ये आपको याद रखना है। हैंड ड्रम, हैंड ड्रम जो है ये सबसे नवीनतम वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा है गाइस, ये आपको याद रखना है, हैंड ड्रम, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं वीणा, वीणा से जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से है ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं वीणा के प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि पूछता ही है कि तबला के प्रसिद्ध वादक कौन है, वीणा के प्रसिद्ध वादक कौन है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसके जो प्रसिद्ध वादक जो है ये कौन कौन से गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गाइस चिट्टी बाबू। चिट्टी बाबू जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो चिट्टी बाबू जो है ये वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस लाल मणि मिश्रा, लाल मणि मिश्रा जो है ये किससे संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है कि लाल मणि मिश्रा जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो लाल मणि मिश्रा जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये भी वीणा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका बालाचंदर, बालाचंदर जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बालाचंदर जो है ये वीणा से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बालाचंदर जो है ये वीणा से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गाइस उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो मुगल शासक है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, औरंगजेब मुगल शासक। तो ये भी आपको याद रखना है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो औरंगजेब जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है कि औरंगजेब जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो औरंगजेब जो है ये वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मुगल शासक जो है ये वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो औरंगजेब जो था ये वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इनमें से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा जो है संबोधित किया गया, ये आपको बताना है कि किस नदी को किया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झेलम नदी को, ऑप्शन बी सरस्वती नदी को, ऑप्शन सी व्यास नदी को या ऑप्शन डी गंडक नदी को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में जो है वो माते तमा, देवी तमा और नदी तमा जो संबोधित किया गया वो किसको किया गया है, सरस्वती नदी को किया गया, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि सरस्वती नदी का जो है वो ऋग्वेद में इसका नाम क्या था, प्राचीन नाम, तो ये आपको याद रखना है सतुद्री। सतुद्री जो था ये किस नदी का प्राचीन नाम है गाइस, ये आपको याद रखना है। तो सतुद्री जो था ये किस नदी का प्राचीन नाम था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो सरस्वती नदी का जो प्राचीन यानी कि ऋग्वेद में जो नाम था वो सतुद्री था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर झेलम की बात करेगा तो झेलम में जो है वो ऋग्वेद में क्या नाम था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो वित्सता, वित्सता जो है ये ऋग्वेद की नाम जो थी वो कौन सा था गाइस, ये आपको याद रखना है, वित्सता, जो कि अभी इसका जो है आधुनिक नाम झेलम है। उसके बाद व्यास नदी का जो है वो ऋग्वैदिक काल में कौन सा नाम था गाइस, तो याद रखिएगा कि व्यास नदी का जो है वो क्या था गाइस, विपाशा। विपाशा जो था ये ऋग्वैदिक में जो है इसका नाम था, जो कि अभी आधुनिक में कौन सा नाम है, व्यास नदी नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गंडक। गंडक का जो था वो ऋग्वैदिक काल में कौन सा नाम था गाइस, ये आपको याद रखना है। तो सदानीरा, सदानीरा जो ऋग्वैदिक काल में इस नदी का नाम था, जो कि अभी जो है कौन सा नाम है, आधुनिक। आधुनिक की अगर बात करें तो गंडक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आप बताइए कि ऋग्वेद में जो है वो माते तमा, देवी तमा और नदी तमा का जो है ये अर्थ क्या है गाइस? तो यहाँ पे अगर हम इसके अर्थ की बात करें कि इसका जो है अर्थ क्या होता है गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो गाइस आपको याद रखना है कि इसका जो अर्थ होता है यानी कि माती तमा यानी कि अच्छी माँ। माती तमा का अर्थ क्या हुआ गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे अच्छी माँ। उसके बाद अगर बात करते हैं गाइस सबसे अच्छी माँ के बाद बात करते हैं देवी तमा, तो सबसे अच्छी माँ। उसके बाद आपको याद रखना है सबसे अच्छी जो है वो देवी, यानी कि सबसे अच्छी जो देवी है, तो इसका जो है देवी तमा का मतलब हो गया यानी कि सबसे अच्छी देवी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें माँ देवी, उसका बाद आपको याद रखना है नदी तमा यानी कि सबसे अच्छी नदी। ठीक है, तो सबसे अच्छी नदी, तो इसका जो अर्थ हो गया ये कौन सा हो गया, ऋग्वेद में जो है कि किसे संबोधित किया गया गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि सबसे अच्छी नदी ये किसे संबोधित किया गया है? तो ये सरस्वती नदी को किया गया है, यानी कि आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में जो माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा का अर्थ होता है वो होता है सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी, जो कि सरस्वती नदी को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन है जो कि गलत है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो कि गलत एक कथन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो अश्वघोष थे। ये ऑप्शन ए आपसे ये कह रहा है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो साबक मीर थे। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि तृतीय बौद्ध समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो मोगली पुत्तिस थे। और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि प्रथम बौद्ध समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो महाकश्यप थे। तो गाइज आपको याद रखना है कि इसमें से अगर बात करें प्रथम बौद्ध समिति के अध्यक्ष थे जो कौन थे गाइज, ये आपके महाकश्यप थे, ये भी करेक्ट है। तृतीय बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मोगली पुत्तिस थे, ये भी करेक्ट आंसर है गाइज। उसके बाद अगर बात करते हैं द्वितीय बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे, साबक मीर, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर बात करें चतुर्थ बौद्ध समिति के अध्यक्ष, ये अश्वघोष नहीं थे गाइज। तो तृतीय बौद्ध चतुर्थ बौद्ध समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे गाइज, ये आपको याद रखना है। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे गाइस, ये आपको याद रखना है। वसुमित्र जो थे ये अध्यक्ष थे और अश्वघोष था, ये कौन था गाइस। अगर अश्वघोष की बात करें गाइस तो ये आपके जो है ये कौन से थे गाइस, ये आपके थे उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके उपाध्यक्ष थे लेकिन अध्यक्ष नहीं थे। लेकिन वसुमित्र जो थे ये कौन थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो वसुमित्र जो थे ये कौन थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। वसुमित्र जो थे ये कौन थे, तो वसुमित्र जो है ये चतुर्थ बौद्ध समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें से कौन से बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको याद रखना है गाइस। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश सदन के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 माह तक, ऑप्शन बी 6 माह तक, ऑप्शन सी 6 सप्ताह तक या ऑप्शन डी 8 माह तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने दिन बाद रखा जाना है, तो 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है गाइस। अगर ये इसे नहीं किया जाता है संसद के द्वारा अनुमोदित, तो ये जो है ये अध्यादेश रद्द हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रपति जो है ये अध्यादेश कब जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जो है आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123 के तहत जो है ये जारी करता है। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा गाइस कि राष्ट्रपति अध्यादेश जो है ये किस आर्टिकल के तहत जारी करता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अनुच्छेद 123 के तहत जो है ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमरुद किस कुल से संबंधित है। तो आपको बताना है कि अमरुद जो है वो किस कुल से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अम्बलीफेरा से, ऑप्शन बी सोलेनेसी से, ऑप्शन सी मिर्टेसी से या ऑप्शन डी रुटेसी से। तो गाइस आपको याद रखना है कि मिर्टेसी कुल से जो संबंधित है वो है अमरुद। अमरुद यानी कि किस कुल से संबंधित है, तो मिर्टेसी से संबंधित है। अगर इसी कुल से बात करें अमरुद संबंधित है, उसके बाद आपको याद रखना है जामुन, जामुन भी है वो किस कुल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि जामुन भी जो है ये आपकी मिर्टेसी से संबंधित। उसके बाद बात करते हैं गाइस धनिया। धनिया जो है ये किस कुल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि धनिया जो है ये अम्लीफेरा से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है कि धनिया कुल किस कुल से संबंधित है, तो अम्लीफेरा से संबंधित है। उसके बाद आपको याद रखना है जीरा, जीरा भी जो है ये किस कुल से संबंधित है गाइस, तो अम्लीफेरा से संबंधित है। उसके बाद आपको याद रखना है कि लौंग, लौंग भी जो है ये किस कुल से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो लौंग भी जो है ये अम्लीफेरा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है सौंफ, सौंफ जो है ये किस कुल से संबंधित है, तो ये भी अम्लीफेरा से
संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सौंफ, जीरा, उसका लौंग हो गया, ये किस कुल से संबंधित है गाइस, तो ये अम्लीफेरा से संबंधित है। मीटेसी से आपका जो है आपको याद रखना है कि अमरूद और जामुन जो है ये किस कुल से संबंधित है गाइस, तो अमरूद और जो जामुन जो है ये मीटेसी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सोलेनेसी की बात करें, सोलेनेसी से जो है वो क्या क्या संबंधित है, तो अगर सोलेनेसी की बात करते हैं तो आलू, आलू जो है ये किस कुल से संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो आलू जो है ये सोलेनेसी से संबंधित है। उसके बाद आपको याद रखना है टमाटर, टमाटर जो है ये किस कुल से संबंधित है गाइस, ये आपको याद रखना है कि टमाटर भी जो है ये सोलेनेसी से संबंधित है। उसके बाद आपको याद रखना है बैंगन, बैंगन जो है ये किस कुल से संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो बैंगन जो है ये भी सोलेनेसी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें सोलेनेसी से और कौन संबंधित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है तंबाकू, तंबाकू जो ये किससे संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, तंबाकू भी सोलेनेसी से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं धतूरा, धतूरा जो है ये किससे संबंधित है, किस कुल से गाइस, तो ये आप याद रखिएगा, धतूरा जो है ये भी सोलेनेसी से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं गाइस रुटेसी, रुटेसी से जो है वो कौन-कौन संबंधित है गाइस, तो नींबू, नींबू जो है ये किस कुल से संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो नींबू जो है ये आपको ध्यान रखना है, रुटेसी से संबंधित है। उसके बाद अगर बात करें संतरा, संतरा जो है ये किस कुल से संबंधित है, तो रुटेसी से जो है संतरा संबंधित है। उसके बाद आपको याद रखना है मौसम्मी, मौसम्मी जो है ये किस कुल से संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो मौसम्मी जो है गाइस ये आपको याद रखना है, ये किस कुल से संबंधित है, ये भी रुटेसी से संबंधित है। तो कौन से कुल से कौन संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक ने शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो आपको बताना है कि उस्ताद मंसूर खां जो था वो किसके शासनकाल के जो है वो प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी अकबर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उस्ताद मंसूर खां जो थे वो किसके शासनकाल में थे, तो जहांगीर के शासनकाल में थे। अगर जहांगीर के शासनकाल की बात करें गाइस, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर करिएगा कि इसका जो शासनकाल है वो कितना है गाइस, बताइए। तो अगर हम जहांगीर के शासनकाल की बात करेंगे गाइस, तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 से लेकर यानी कि 1605 में जो है वो अकबर की डेथ हुई थी। उसके बाद है 1605 के बाद है किसने गद्दी संभाला था, जहांगीर ने, जो कि कब तक संभाला था, 1627 में, ठीक है। तो 1605 से लेकर 1627 जो है वो जहांगीर का काल था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको याद रखना है कि मुगल काल के जो है वो प्रसिद्ध चित्रकार कौन-कौन से थे, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि उस्ताद मंसूर खां, जो कि ये मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उसके बाद आपको याद रखना है कि अब्दुल समद, अब्दुल समद जो थे ये कौन थे गाइस, ये आपको याद रखना है कि अब्दुल समद थे, ये भी मुगल काल के थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रसिद्ध चित्रकार की बात करी गाइस, जो कि ये सिर्फ मुगल काल के प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब्दुल समद जो है ये किसके काल के थे गाइस, ये आपको याद रखना है। तो ये भी जो है ये मुगल काल से संबंधित है, अब्दुल समद चित्रकार। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस मीर सैयद अली, मीर सैयद अली भी जो है ये भी मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मीर सैयद अली जो है ये किसके काल में, तो ये मुगल के काल में थे। ये आपको ध्यान रखना है कि मीर सैयद अली, अब्दुल समद, उसके बाद आपको याद रखना है उस्ताद मंसूर खां, ये सब कहाँ के थे, तो मुगल काल से संबंधित चित्रकार है। तो यहाँ से जो गाइस इतना चीज को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि अकबर के शासन काल में आलम गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था। तो आपको बताना है कि अकबर के जो शासन काल में जो है वो आलम गुजार जो नामक अधिकारी थे, यानी कि उस अधिकारी का नाम आलम गुजार था, तो उसमें जो है उसका कार्य था। तो उसका कार्य क्या था, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि कानून और व्यवस्था को संभालना, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि शाही खजाने की देखभाल करना, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि राजघराने का प्रभारी होना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो अकबर के शासन काल में आलम अमल गुजार जो था, वो अमल गुजार नामक अधिकारी का काम क्या था, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना जो है ये काम था इसका, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो भूमि राजस्व और मूल्यांकन का जो संग्रह करना था ये किसका था, तो अमल गुजार का काम था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि बीबी का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि बीबी का मकबरा जो है ये कहाँ स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी औरंगाबाद में,
ऑप्शन सी सिकंदरा में, या ऑप्शन डी जौनपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। औरंगाबाद में जो है ये बीबी का मकबरा, ये आपको याद रखना है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब के बेटे जो है आजम शाह जो है इसका निर्माण करवाया था। तो अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो औरंगजेब का जो बेटा था आजम शाह जो है इसका निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण किसने करवाया था गाइस? तो इसका आपको याद रखना है आजम शाह। आजम शाह कौन था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आजम शाह था ये औरंगजेब का बेटा था, ठीक है। तो इसने इसने ही अपने माँ का जो है निर्माण करवाया था मकबरे का, जो कि बीबी के मकबरे के नाम से है। और ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा गाइस, औरंगजेब के बेटे ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसमें याद रखना है कि बीबी के मकबरा को क्या कहा जाता है गाइस? तो दक्कन का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। बीबी के मकबरा को क्या जाना जाता है गाइस, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि दक्कन का ताजमहल के नाम से कौन प्रसिद्ध है गाइस, तो ये आप याद रखिएगा कि दक्कन का ताजमहल के नाम से जो प्रसिद्ध है वो बीबी का मकबरा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर नई दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली में जो है ये किसका मकबरा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में जो है ये हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा जो कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। हुमायूं का मकबरा जो है ये आपके नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हुमायूं का मकबरा है यहाँ। उसके बाद अगर हम बात करें सिकंदरा में, सिकंदरा में जो है ये किसका मकबरा है, तो सिकंदरा में जो है ये आपको याद रखना है अकबर। अकबर का मकबरा जो कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अकबर का जो मकबरा है जो गाइस, ये आपको याद रखना है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा में, ठीक है। तो सिकंदरा में किसका मकबरा है गाइस, तो अकबर का मकबरा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस आपको ये याद रखना है कि औरंगाबाद में बीबी का मकबरा तो है ही, पर उसके साथ साथ आपको याद रखना है औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा भी कहाँ है गाइस, ये आपको याद रखना है। तो औरंगजेब का मकबरा जो है ये कहाँ है, तो औरंगजेब का मकबरा जो है ये भी आपको याद रखना है कि औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसका मकबरा कहाँ है, यहाँ से भी एक प्रश्न रहता है गाइस, तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से विटामिन डी सबसे अधिक जो होता है वो किसमें होता है। तो आपको बताना है कि विटामिन डी जो है वो निम्नलिखित में से किसमें है जो जिसमें सबसे अधिक विटामिन डी होता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि बिनौला का तेल, जिसमें विटामिन डी सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है जैतून का तेल, जिसमें विटामिन डी सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कॉड लिवर का तेल, जिसमें विटामिन डी सबसे अधिक होता है। या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है सूरजमुखी का तेल, जो कि आपको बोल रहा है कि इसमें विटामिन डी सबसे अधिक होता है। तो गाइस अगर सबसे अधिक यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विटामिन डी सबसे अधिक बोल रहा है, तो गाइस कॉड लिवर का तेल, कॉड लिवर का तेल जो होता है ये कौन सा तेल होता है गाइस, ये आपको याद रखना है। तो इसको मछली के तेल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉड लिवर का तेल जो है इसे कौन सा तेल कहते हैं, तो मछली के तेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि मछली के तेल के नाम से जो ये क्या जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कॉड लिवर तेल, ठीक है। जिसमें विटामिन डी जो है सबसे अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बिनौला के तेल की बात करें तो बिनौला के तेल में क्या होता है, इसमें विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें कि विटामिन जो है बिनौला के तेल में जो कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि विटामिन ई जो है इसमें पाया जाता है। उसका जैतून का तेल, जैतून का तेल बहुत लोग सुने भी होंगे, तो गाइस बताइए जैतून के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि जैतून के तेल में भी कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ई जो है ये जैतून के तेल में पाया जाता है। और सूरजमुखी की बात करें तो इसमें भी कौन सा विटामिन पाया जाता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है विटामिन ई, विटामिन ई। यानी कि सूरजमुखी का तेल हो गया, या जैतून का तेल हो गया, या फिर बिनौला का तेल हो गया, इस समय कौन सा विटामिन पाया जाता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि जो पठार जो है वो चारों ओर से पर्वतमालाओं के द्वारा जो घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गिरिपथ पठार, ऑप्शन बी अंतर पर्वतीय पठार, ऑप्शन सी तटीय पठार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो पठार जो है वो चारों तरफ से जो है पर्वतमालाओं के द्वारा घिरे होते हैं उन्हें कौन सा पठार कहते हैं, तो अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें कि कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए जो कि अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है, तो सबसे पहले आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको ध्यान रखना है कौन सा है, तो तिब्बत का जो पठार है ना ये आपका अंतरा पर्वतीय पठार है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका अगर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि तिब्बत का जो पठार है गाइस ये आपको याद रखना है। तिब्बत, तिब्बत का जो पठार है ये कौन सा पठार है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो तिब्बत का पठार जो है ये एक अंतरा पर्वतीय पठार है, क्योंकि ये चारों
ओर से जो है ये घिरा हुआ है पर्वत के द्वारा, यानी कि एक जो है हिमालय और अन्य पर्वतों के द्वारा जो घिरा हुआ है। ये कौन सा पठार घिरा हुआ है? तिब्बत का पठार, जो कि किसका उदाहरण है? अंतरा पर्वतीय का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पर्टी चक्रवात की आकृति सामान्यता होती है, यानी कि जो पर्टी चक्रवात होती है उसकी आकृति जो है ये कैसी होती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी आयताकार, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पर्टी चक्रवात की जो आकृति है वो गोलाकार भी होती है। अगर पर्टी चक्रवात की आकृति की अगर हम बात करें तो कभी-कभी जो है इसकी आकृति जो है वो किस तरीके की दिखती है आपको ध्यान रखना है। तो कभी-कभी की बात करें मोस्टली जो है वो गोलाकार ही दिखा जाता है, लेकिन कभी-कभी आपको याद रखना है इसकी आकृति कैसी दिखती है। तो अंडाकार भी दिखती है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी आकृति कैसी दिखती है। तो अंडाकार की तरह दिखती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि पर्टी चक्रवात की आकृति जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो पिक्चर में देख रहे हैं ये किस तरीके की, तो ये देखिएगा तो ये गोल दिख है, लेकिन कभी-कभी है ना थोड़ा मतलब कि इस तरीके से भी इसकी आकृति दिखती है, अंडाकार तरीके से। ठीक है, तो गोलाकार हो, अगर अंडा गोलाकार की जगह ऑप्शन ना हो, अगर अंडाकार हो, तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसकी आकृति गोलाकार भी होती है और अंडाकार भी होती है। ठीक है, तो ये आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट समाप्त होता है guys। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, और इस 20 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन का आंसर पता था, ये भी जरूर कमेंट करिएगा guys। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।